इस तरीके से हम करेंगे कि यहाँ से बाहर निकलेंगे और हमारा बैच कौन सा था, वीकेंड का बैच है, तो ओपन करूँगा। यहाँ हम जाएंगे सी एम डी के बाद हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो हमारा VS कोड ओपन हो गया और इसमें हमारा जो लास्ट कोड था जो कि हमारी थी सेकंड क्लास, तो उसका कोड यहाँ मौजूद है। हमने लास्ट क्लास में उसको पढ़ लिया था, हेडिंग्स को पढ़ लिया था, हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ ली थी, इमेजेस का भी। पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन को समझ लिया था अच्छे से। और ओके, हम लोगों ने HR का टैग भी पढ़ा था कि HR का टैग क्या करता है। हम जरा इसका आउटपुट देखेंगे। तो जस्ट हम लोगों ने इतना काम किया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इतना काम किया था और आज हमारी क्लास 3 है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट फोल्डर बनेगा क्लास 3 index.html। और यहाँ से मैं अपना बॉलर प्लेट ओपन करूँगा इस तरीके से। तो मेरा बॉलर प्लेट जो है वो ओपन हो चुका है और आज हम सीखेंगे इमेजेस। तो इमेजेस को आप इस तरीके से लिखते हो IMG के बाद आपको सजेशन मिलती है और आप उसको एंटर करते हो। तो वो आपसे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट चाहते हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या है, SRC बताओ, सोर्स बताओ, तुम्हारी इमेज कहाँ से लोड हो रही है। दूसरा एट्रीब्यूट अल्टरनेट, ALT का मतलब है अल्टरनेट, भैया अगर इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं होती तो मैं अल्टरनेट पे क्या दिखाऊं। ठीक है, मैं यहाँ अल्टरनेट पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज लोड नहीं हुई, या फिर एरर 404 समथिंग, आप कुछ भी लिख दी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, अभी इसका हमें दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पेज जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मुझे कुछ आउटपुट इस तरीके से आ रहे कि यहाँ पे एक छोटा सा आइकन लग गया पिक्चर का और साथ में ये चीज़ आ गई इमेज लोड नहीं हुई। इसका मतलब है मेरी इमेज में एरर है। और अगर मैं इसको नहीं लिखता ना तो मुझे क्या शो होगा इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो कुछ शो ना हो उससे बेहतर है कि आप कुछ शो हो जाए फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए। और कोई आप वेबसाइट बना रहे हो और आपकी इमेज जो है वो किसी भी वजह से लोड नहीं होती और आप देखते हो आपकी इमेज नहीं आती, तो HTML में जब ज़्यादा काम करते हैं ना तो हमारा लेआउट ख़राब हो जाता है। अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती ना तो उसकी जगह रिजर्व हो जाती है, उसकी जगह कोई और कंटेंट आ जाता है, दूसरे एलिमेंट नीचे आ जाते हैं ना। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो पूरा बैलेंस ही ख़राब हो गया ना। तो हम लोग ये चीज़ लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इमेज लोड नहीं हुई, ये हमें पता चल जाता है कि हाँ मेरी इमेज के लिंक में कोई मसला है या जिस डायरेक्टरी से मैं मंगवा रहा हूँ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इमेज लगाएंगे कैसे, तो दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका क्या था कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ से जस्ट आप क्या करेंगे, अ, जैसे आजकल ये कैटल हॉर्स वगैरह की वो पिक्चर्स आ रही है, ईद आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टॉम एंड जेरी की पिक्चर उठा लेते हैं। ठीक है, टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी की पिक्चर कौन सी वाली उठाई, ये वाली उठा लेते हैं। अच्छा जी, जब आपने इमेज को इस तरीके से क्लिक किया ना फिर आपने कुछ देर वेट करना है, 1 से 2 मिनट, कि इमेज जो है वो बिल्कुल HD में आ जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। शुरू में थोड़ी सी ब्लर होती है फिर साफ हो जाती है। इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि इसकी इमेज की भी टाइप्स होती है, जिस तरह हमारी फाइल्स की टाइप्स होती है ना, इमेज की भी टाइप्स होती है। तो इमेज की कौन कौन सी टाइप होती है अब तक जो हम देखते आ रहे हैं, एक तो हमने देखा कि PNG होता है, .png, एक .jpg, और एक होता है .jpeg यानी JPEG। ठीक है, और आपने देखा होगा विप फाइल और वाइप फाइल। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, राइट क्लिक आपने करना है,
नीचे आना है, कॉपी इमेज एड्रेस, हमें एड्रेस चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग करेंगे इसको एड्रेस, तो ये हमारी इमेज कॉपी हो गई। और यहाँ के SRC के अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ये डबल कोटेशन के अंदर ही करना है। ठीक है, तो जो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ से इमेज को एड्रेस कॉपी किया, और मैं यहाँ आऊँगा, इस SRC के डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ तक तो इसका अपना URL था ना, अपना बाय डिफॉल्ट URL था। उसके बाद आप देखेंगे तो .jpeg, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे इमेज लोड होते हैं वो एक होता है PNG, एक JPG और एक JPEG। तो 3 टाइप से, अगर ये है टाइप, ये है तो फिर तो ठीक है, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी टाइप है तो फिर आप नहीं लगा सकते। तो ये हमारी इमेज लोड हो रही है, लेकिन बहुत ही ख़राब आ रही है। देखिए ये कान है ना इसका, ठीक है। तो पूरी इमेज ख़राब हो गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बार बार वहाँ जा रहा है, तो मैं यार क्या कर सकता हूँ कि फाइल में आऊँगा, और यहाँ से एक, क्या कहते हैं, एक है रैप करने का ना। अच्छा यहाँ पे नहीं मिल रहा, बस आपने क्या करना है, ऑल्ट जेड को प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटो रैप हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन थी लेकिन मिल नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल करना चाह रहा हूँ कि इमेज इतनी बड़ी ना हो, मैं उसको विड्थ दूंगा। विड्थ कितनी दूंगा, 200 300 जितनी भी आप चाहें। तो मैं इसको 200, बस 200 नंबर्स में लिखा, भाई 200 तेरा जो है विड्थ है, इतनी होनी चाहिए। जब हम अपनी इमेज को बनवाते हैं ना, उसके अंदर बनाते हैं फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पे दुकानदार हमसे ये पूछता है कि फ्रेम कितने साइज़ का होना चाहिए, तो हम उसको साइज़ बताते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप इमेज लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे साइज़ को डिफाइन करोगे कि इतनी साइज़ मुझे चाहिए, ठीक है। विड्थ 200, हाइट तो अपने आप वो नाप लेगा इस तरीके से। और ये मैंने पेज ज़ूम किया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। 100% पे आऊँगा ना तो ये आपको इतना सा दिखेगा, ठीक है। तो 200 बहुत छोटा होता है। तो ये मेरे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, टाइप के बारे में हम बात कर रहे थे कि टाइप्स कौन कौन सी होती है। मान लें यहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर हो जिसकी टाइप चेंज हो, जैसे कि पिंटरेस्ट की है, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इस टाइप की इमेजेस आपने नहीं लगानी, ठीक है। ये जो पोर्ट्रेट है ना, इस टाइप की इमेज आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल इमेज को लगानी है, 6:9, 16:9, वो वाली इमेज लगानी है, ठीक है। आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, क्यों क्लिक हो रहा है, ये जो देख रहे हो ना, 236 मल्टीप्लाई बाई 419, ये क्या है, ये पिक्सल्स है। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे फिक्स किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और मैं आपको दिखाने के लिए इमेज ऐसे करता हूँ। तो ये भी क्या है, .jpg, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनकी टाइप्स बताना चाह रहा हूँ। एक दो टाइप्स मुझे मिल जाए तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये आपने ऐसा नहीं करना। हाँ, अब आप देख सकते हो ये वाला लिंक मैंने कॉपी किया ना, ये वाला विकिपीडिया। तो इसका कोई टाइप मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन हम इसका देखेंगे, इसका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो आप इमेज में फ़र्क देख सकते हो कि मेरी ये वाली इमेज कितनी साफ है एचडी में, और ये वाली इमेज कितनी देखो ब्लर है। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। कभी कभी ऐसे लिंक जिनका यहाँ पे देखो कोई टाइप मेंशन नहीं है, कभी कभी काम नहीं करते, कभी कभी चल जाते हैं। लेकिन सजेशन ये है कि ऐसे लिंक्स को यूज़ ना करो, ठीक है। यार आज कोई क्या कनौती हो गई है, क्यों मुझे नहीं मिल रही। अरे यार, करना ऐसे करना। मैं वो टाइप आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी भी कोई टाइप नहीं है। इसकी भी नहीं मिल रही। तो बेसिकली वो क्या होता है, वीप फाइल होता है, एक होता है वाइप, एक होता है वीप फाइल,
तो आपने बस उनको नहीं लगाना। बहरहाल शॉर्टकट ये है आसान अल्फाजों में कि पीएनजी, जेपीजी और जेपीईजी इन टाइप की फाइल्स को लगा लो, इन इमेजेस को एक्सेप्टेड कर लो, ये एक्सेप्टेड है, इसके अलावा कोई दूसरा लिंक आपने नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, इतना काम तो हमारा हो गया। और अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इमेज को डाउनलोड करके कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आके सेव इमेज एज। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझसे डायरेक्शन पूछेगा कि भाई मैं इमेज को कहाँ वो करूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से इसको कोई भी नाम दे दें, इमेज 1। ठीक है। तो जब मैंने इसको नाम दे दिया इमेज 1, तो ये यहाँ से लेकर डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ लेकर चला जाएगा, क्योंकि इमेज ये रही। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी क्यों करूंगा, कॉपी इस वजह से करूंगा क्योंकि जो फोल्डर मैंने बनाया है ना, उस फोल्डर के अंदर मैंने इसको रखना है। कहीं और लोकेशन पे होगी तो यहाँ पे मेरे पास लोड नहीं होगी। आप देख सकते हो ना यहाँ पे इस तरीके से। तो मेरी क्लास 3 का जो फोल्डर है, आप देख सकते हो उसके अंदर कुछ है नहीं। तो मैं इमेज को कैसे यहाँ पे कॉल तो नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके उस इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कहाँ गया, रूट से, यहाँ से मैंने उसको किया कॉपी। और यहाँ पे आया मैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा वीकेंड का बैच था, उसके अंदर मेरी क्लास 3 थी। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। तो मेरे यहाँ पे इमेज आ गई। अब मुझे VS कोड में भी नजर आएगी। तो VS कोड में आप देख सकते हो ये आइकन आ गया इमेज का। अब ये मेरे फोल्डर में आ चुकी है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फ्लो को समझ रहे हो आप। इमेज को पहले डाउनलोड किया, एक अच्छा सा नाम दिया, उसको वहां से कॉपी किया, अपने इस फोल्डर में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब आपका हो गया। हम डायरेक्टली भी तो इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, हम कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ से कोई भी इमेज आप उठा लो, कोई भी इमेज आप उठा लो। जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली, इसको आप थोड़ी देर वेट करें, साफ हो गई। यहाँ से आपने सेव एज किया और यहाँ पर डेस्कटॉप में जाओ। डेस्कटॉप में वीकेंड का बैच है, क्लास 3 है। और यहाँ पे आप क्या कर दूँ, इसकी टाइप देख रहे हो JPEG लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज 2, इस तरीके से। यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इमेज 1 और इमेज 2 आ चुके हैं। तो इस तरीके का आपने काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। SRC में हम आ गए। अब यहाँ पे दो बातें। पहली बात ये कि आपकी इमेज ओपन है, यानी किसी फोल्डर के अंदर, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर तो नहीं है। नहीं, मेरी इमेज तो ओपनली पड़ी हुई है। जैसे मैंने फोल्डर ओपन किया, फोल्डर के अंदर डायरेक्ट पड़ी हुई है फाइल की तरह। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ना। देखिए मेरा क्लास 3 का फोल्डर है। जैसे मैं इसको ओपन किया, यहाँ पे 2 इमेजेस पड़ी हुई है ओपनली। अच्छा, जब ओपनली पड़ी हुई है ना, तब आपने यहाँ SRC में जाके सिर्फ डॉट लगाना है, डॉट/। ठीक है, डॉट/. का मतलब ये है कि अभी मेरे करंट फोल्डर की बात हो रही है। डॉट/ आपके करंट फोल्डर में जाएगा और करंट फोल्डर में आपकी इमेज को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से आप एरो की से ऊपर नीचे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फोल्डर की बात अभी करूंगा कि फोल्डर के अंदर फोल्डरों को क्या करना चाहिए। तो इस तरीके का आपने काम करना है और इसको छोड़ दें। हम लोग इसको अभी विड्थ दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है आउटपुट बहुत ख़राब होगा। तो मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ। ओके, चेक करूँगा, चेक करूँगा। तो मेरी ये वाली इमेज आ गई, लेकिन आप ये देख सकते हो ये वाली इमेज बिल्कुल साफ है, ये वाली थोड़ी सी मतलब ब्लर टाइप है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेरी इमेज सही से साफ नहीं हुई थी। जब मैं आपको कह रहा था ना कि आपने थोड़ी देर वेट करना, इमेज साफ होती है। तो मैं इस वजह से कह रहा था। फर्क देखो, सेम इमेज थी, सेम एड्रेस था, सब कुछ वही था, लेकिन इमेज साफ है, ये वाली थोड़ी सी खराब है। ठीक है, तो ये होता है फॉल्ट। ओके, दूसरी वाली इमेज को देख लेते हैं जल्दी से। डॉट/, करंट डायरेक्टरी की बात हो रही है।
दूसरी वाली इमेज मेरी आ चुकी है और इसकी भी मैं क्या करता हूँ विड्थ जल्दी से इसको मैं देता हूँ 150। ठीक। तो ये वाली इमेज देखो, ये वाली इमेज बिल्कुल एचडी में बिल्कुल साफ सुथरी है। अब इस इमेज का कोई कसूर नहीं था, पर मैंने जल्दी में उसको वो कर दिया, वेट नहीं किया मैंने, साफ होने का इंतजार नहीं किया ना, डर हो गई, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ये वाली इमेज देखो साफ है, 150 है, थोड़ी सी मतलब छोटी है इनके मुकाबले में। तो ये तरीक़ेकार होता है। ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा होता, अगर मेरे इस बैच 3 फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर होता, तो आप क्या करते? देखिए, मेरा बैच 3 है ना, इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर का नाम मैंने लिखा इमेजेस, जो कि बेस्ट अप्रोच है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब भी अपने वेबसाइट के अंदर इमेजेस लगाओ ना, तो अपने फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बना लिया करो इमेजेस का। उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस लिखो और उनको नंबरिंग के हिसाब से लिखो, ताकि आपको याद रहे, या फिर नाम के हिसाब से लिखो कि भाई ये हेडर है, ये फुटर है, ये हीरो सेक्शन है, फलाना है, फलाना है, ठीक है? इमेजेस का मैंने फ़ोल्डर बनाया इस तरीके से। अभी ये देखें, क्लास 3 का फ़ोल्डर है, मेन फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और फ़ोल्डर है इमेजेस के नाम से। अब इमेजेस का फ़ोल्डर यहाँ पे ऑफ है, मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो ये आइकन नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे करके, और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इमेजेस रखूँगा। अब देखना, यहाँ पे आता हूँ मैं, इन दोनों इमेजेस को मैं सबसे पहले यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये इमेजेस का फ़ोल्डर यहाँ पे भी आ गया, मैं यहाँ पे भी बना सकता था, OBS में भी जाके बना सकता था, मेरी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं इन दोनों को पेस्ट करूँगा, बाहर आऊँगा और इन दोनों को मैं यहाँ से कर दूँगा डिलीट। क्या हुआ? काम आसान हो गया, साफ-सुथरा हो गया। इंडेक्स की फाइल इधर है, एक फ़ोल्डर है इमेजेस का फ़ोल्डर ओपन किया तो उसके अंदर मेरी इमेजेस पड़ी हुई है, ये साफ-सुथरा काम है। यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा, अच्छा, तो यहाँ पे इमेजेस गायब हो गई, इसका मतलब है वो कहाँ चली गई? इमेज फ़ोल्डर के अंदर चली गई। तो क्या ये जो मैंने लगाई थी, क्या ये अभी भी लोड हो रही है? नहीं, वो दोनों गायब हो गई। गायब क्यों हो गई? लोड तो होनी चाहिए ना, मैंने करंट डायरेक्टरी की बात की थी। अब वो एक और फ़ोल्डर के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेस्टेड हो, फ़ोल्डर जो है वो नेस्टेड हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, डॉट स्लैश करूँगा, तो वो मुझे बता रहा है करंट फ़ोल्डर के अंदर मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक मुझे फ़ाइल नज़र आ रही है एचटीएमएल की, और एक मुझे इमेजेस का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। तो आपने नीचे जाना है इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, नहीं यहाँ पे क्लिक करना है। अब वो बोलेगा इसके अंदर भी मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं कहूँगा इमेज 2 को यहाँ पे कॉल करो, तो उसने इमेज 2 को कॉल की। ये देख सकते हो कितना अजीब सा हो गया ना, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज 2.jpg। तो ये चीज़ होती है कन्फ्यूजन वाली, बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो मेरी एक इमेज यहाँ पे लोड हो गई, एक इमेज यहाँ पे लोड हो गई, दूसरी वाली इमेज क्यों लोड नहीं हुई? क्योंकि उसका मैंने क्या है, डॉट स्लैश बता के डायरेक्टली मैंने मंगवाई है इमेज, जो कि मैंने पहले किया था। अब वो इमेज वहाँ पे नहीं रही, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक और फ़ोल्डर के अंदर है। तो आप यहाँ से करोगे इस तरह कट, यहाँ पे करोगे डॉट डॉट स्लैश, तो भी आपको नज़र आ जाएगी, नहीं सॉरी, डॉट डॉट स्लैश से तो आपको डायरेक्टरी से बात चलेगी ना, डॉट स्लैश करके आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। इमेजेस के अंदर आपने क्लिक किया, वहाँ से पूछ रहे हैं कौन सी इमेज, इमेज 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इमेज यहाँ पर लोड हो चुकी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, इसके रिलेटेड हो या इसके रिलेटेड ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मैसेज करें, या ये वाला जो हैंड रेज है ना, इसको इस तरह करें तो मुझे आ जाएगा कि भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इतना काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमें ये बताएं, अच्छा बी आर मैं लगा रहा हूँ, भाई लाइन ब्रेक कर दो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि एक पैराग्राफ हो, ठीक है, इस तरीके से, यानी पैराग्राफ ना हो, पैराग्राफ नहीं चाहिए,
एक इमेज चाहिए, एक इमेज हो इस तरीके से। कौन सी वाली इमेज हो? यही वाली इमेज हो, ये जो ऊपर मैंने लगाई थी ना, यही वाली इमेज हो इस तरीके से। या बल्कि इसको इसको हटाओ, इसी को यहाँ पे कॉल करो, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे ऐसे। तो लाइन ब्रेक हो रही है, हाँ लाइन तो ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे ऐसे चुभ रहे हैं, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट का तरीका क्या है? अच्छा, कमिट क्या होता है शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा। कमिट इस तरीके से होता है कि आप चीज़ों को सेलेक्ट करोगे, जितना हिस्सा आपको, आप चाहते हो कि वो कोड पढ़ा रहे लेकिन मुझे स्क्रीन पे उसका आउटपुट नजर ना आए, तो फिर आप उसको कमिट करते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना ऐसे करके, मैं चाहता हूँ ये ना दिखे, मैं जस्ट जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो नजर आए। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश, आपकी कीबोर्ड में आपको नजर आएगा शिफ्ट एंटर के साथ कंट्रोल स्लैश। तो ये इस तरीके से हो गया कमिट। देखो कलर भी चेंज हो गया, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा लेकिन मेरे कोड के अंदर मौजूद है। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कमेंट कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे नोट्स भी लिख सकता हूँ कि इमेज को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, नहीं अपनी आसानी के लिए। कमिट हम क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? कोड को साफ और मेंटेन करने के लिए। आज मैं एक कंपनी में हूँ, आज मैं यहाँ पे काम किया, मैंने एक वेबसाइट बनाई, कल तो मैं कंपनी छोड़ के चला गया, कोई दूसरा डेवलपर आ गया, तो आप जब वो कोड खोल के देखेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, कहेगा भाई यहाँ से चीज़ जा रही है, यहाँ से जा रही है, क्या किया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसके। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई काम लिखते हैं उससे पहले कमेंट करते हैं, हेडर सेक्शन, फुटर और हीरो सेक्शन, फलाना सेक्शन। तो कमेंट करने से साफ होता है, रीडेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई और इसके नीचे हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैंने लिखा लॉरेम, इस तरीके से इमेज आ रही है और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ, जो मैंने लिखा वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इमेज इस वक्त कौन सी पोजीशन पे, लेफ्ट साइड पे, मैं चाहता हूँ इमेज राइट साइड पे हो, लेफ्ट पे ना हो। तो हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, दो तरीके हैं इसके। एक जो मॉडर्न अभी CSS है उसके हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो पुराना वाला मेथड था वो अभी खत्म हो चुका है, ये HTML5 अभी आ चुका है, तो वो पुराना वाला मेथड ना खत्म हो गया। अच्छा, वर्जन्स होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। HTML में CSS जावास्क्रिप्ट जितने भी है हमारे पास उन सबके वर्जन्स होते हैं। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं ये HTML5 है, ठीक है। CSS पढ़ेंगे, CSS3 है, ठीक है, वर्जन्स के हिसाब से इसको काउंट होते हैं। तो अच्छा, तो ये इस तरीके से आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, पुराना वाला तरीका मैं पहले बता देता हूँ, एट्रीब्यूट वाला। एट्रीब्यूट ये होता है कि टैग के अंदर, इस टैग के अंदर जब मैं कुछ लिखूंगा तो वो मेरा एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह स्पेस देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइन। अलाइन कर दो लेफ्ट को या फिर राइट को, ठीक है, अलाइन कर दो, ALIGN, ALIGN, अलाइन, अलाइन हो गया। देखो यहाँ पे मुझे ये कोई सजेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा डिप्रिसिएटेड मेथड है, ये अच्छा मेथड नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे मैं इक्वल देता हूँ तो ये मुझे कहता है कि आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भाई आप राइट पे जाओ, राइट, अलाइन राइट। देखो अलाइन राइट आ गई, ठीक है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। मैंने आपको क्या बताया, इमेज हमारी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे है, आपने एक चीज का इजाफा करना है, एट्रीब्यूट लगाना है अलाइन राइट। एट्रीब्यूट कहाँ लगेगा, हमेशा इस टैग के अंदर लगेगा, टैग के अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। अलाइन राइट से ये होगा कि मेरी इमेज यहाँ पे राइट साइड पे आ गई। अच्छा, अलाइन लेफ्ट भी होता है और अलाइन राइट भी होता है। अगर मैं लेफ्ट लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट पहले जैसे हो जाएगी, जैसे पहली थी ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखो कुछ चेंज हुआ, कुछ तो ये चेंज हुआ कि ये जो मेरा लॉरेम था ना, ये पहले नीचे था, ये अभी ऊपर चला गया, इसके बिल्कुल सामने आ गया। हम बुक्स देखते हैं ना, हमारी किताबें होती हैं तो उसमें इमेजेस यहाँ या इधर उधर लगे होते हैं,
तो मेंटेन क्या होता है, कोई इमेज इधर लगी होती है, कोई स्टोरी बुक में इमेज यहाँ लगी होती है, तो वो कैसे लगी होती है, वो इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, तो ये मेरी इमेज यहाँ आ गई और ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ लाइन के साथ, लेफ्ट राइट तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, पहले जैसे कैसे करूँ, पहले सेंटर सेंटर था ना, think सेंटर था। हाँ, पहले सेंटर था। सेंटर लिखने से इमेज ऊपर आ जाएगी, आपका लोरेम नीचे आ जाएगा। लेफ्ट करने से आपका लोरेम ऊपर चला जाएगा और इमेज इधर ही रहेगी। राइट करने से इमेज यहाँ पे आ जाएगी और आपका लोरेम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आप टॉप कर सकते हो इसको। टॉप करने से क्या होगा, टॉप करने से कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी टॉप के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, और क्या हो सकता है, मिडल। मिडल नाम का एक एट्रीब्यूट होता था, अभी नहीं हो रहा। अच्छा, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे कि भाई मिडल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, पुराना वाला मेथड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, यूज मत करो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि आपको मालूम हो। आप यहाँ पे आओगे ना, हमारे चैप्टर 5 था इमेजेस का, तो ये आपको शुरू में आपको बता रहा है कि आप हाइट विथ कैसे दे सकते हो इमेजेस को, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये आपको बताया हुआ है। फिट 600 450, थोड़ा सा मैं जूम इन करके तरीके से, तो ये तो हमें आता है ऑलरेडी। आगे जाओ, आगे इसने इमेज के साथ ही कुछ छेड़छाड़ की है। इसने क्या किया है, इमेज को ओपन रखे, पैराग्राफ नीचे, अगले में पैराग्राफ के अंदर क्लोज किया और पैराग्राफ के सेंटर में। मैं आपको भी बताता हूँ, अलाइन का टॉपिक ये है, यहाँ पे लेके मैंने ओल्ड कोड अलाइनिंग इमेज हॉरिजॉन्टली। क्यों बता रहा हूँ, अभी इस वजह से बता रहा हूँ, ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। अलाइन के अंदर वो आपको बता रहा है कि लेफ्ट राइट होता है, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया। और क्या हो सकता है इसके अंदर, वर्टिकली आप ये कर सकते हो, अलाइन टॉप। ठीक है, अलाइन मिडल, हाँ मिडल होता है। अलाइन बॉटम, नीचे की जानिब, हाँ ये भी होता है। अब इसने टॉप किया हुआ है तो इसका कंटेंट ऊपर चला गया, मिडल में इसका कंटेंट सेंटर पे आ गया और बॉटम में इसका कंटेंट नीचे आ गया। लेकिन इसने किया कैसे, अच्छा पैराग्राफ में इसने इसको रखा है। ठीक है, हम पैराग्राफ को सीखेंगे। हम लोग अब ये करते हैं कि पैराग्राफ ना यहाँ से रिमूव करते हैं। पैराग्राफ मैंने कर दी यहाँ से रिमूव, पैराग्राफ खत्म हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को एक पैराग्राफ के अंदर अंदर लिखूं। मैंने यहाँ से लिखा पैराग्राफ पी, इसका दूसरा वाला कोना मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे आके मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। इसका मतलब है ये पी टैग के अंदर आ गया मेरी इमेज। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कुछ लिखूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम। लॉरेम जैसी मैंने लिखा तो ये चीज़ आ गई। अरे वाह, अभी काम कर रहा है। ठीक है, मिडल करने से मेरा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और टॉप करने से क्या होता था, हम अभी इसको देखेंगे। टॉप करने से मेरे लिए भी नई चीज़ है, काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ इसको। टॉप से मेरा कंटेंट ऊपर जा रहा है और बॉटम से मेरा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया, बहुत बेहतरीन है, लेकिन बेकार है। ठीक है, तो जो अलाइन का मेथड है, ये अभी पुराना हो चुका है, डिप्रिशिएटेड है, आपको पता जस्ट होना चाहिए। अलाइन राइट लेफ्ट टॉप बॉटम मिडल, इस तरीके से। नया मेथड क्या है, नया मेथड होता है सीएसएस के अंदर। अभी हम लोग सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हो अभी के लिए, अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, स्टाइल। सीएसएस का मतलब है ना स्टाइलिंग, आप लिखते हो स्टाइल। स्टाइल जैसे आपने लिखा वो सजेशन देना शुरू हो गया, इसका मतलब है वो अभी काम कर रहे हैं। स्टाइल आपने लिखा, मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है, इनको फिलहाल छोड़ दो। स्टाइल लिखने के बाद आपने एक और चीज लिखनी है, फ्लोट। फ्लोट, इस तरीके से, फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद अब वो पूछेगा फ्लोट के अंदर क्या, तो आपने फ्लोट के अंदर लिखना है राइट। फ्लोट राइट। अच्छा, मेरी इमेज कहाँ जाएगी, मेरी इमेज यहाँ आ गई राइट पे। तो ये काम अलाइन से भी तो हो सकता था। बिल्कुल, फ्लोट और अलाइन में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। बस फर्क इतना है कि अलाइन अब पुराना हो चुका है और फ्लोट न्यू है। नाम के अंदर चेंज है, बाकी काम के अंदर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल पुराना काम है। अच्छा,
राइट करने से ये हो गया, लेफ्ट करने से क्या होगा, लेफ्ट करने से ये होगा। ठीक है, फ्लोट की लिखने का स्टाइल कैसा है, हमने स्टाइल लिखा इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर ही सारा काम चल रहा है, लेकिन दरमियान में यहाँ पे कॉलन लगा है और यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा है, इनका लगाना ज़रूरी है। ये इसका लिखने का तरीका यही है। ठीक है, CSS थोड़ी सी अलग है। ओके, लेफ्ट करने से क्या होगा, लेफ्ट करने से यहाँ आ जाएगा, कंटेंट ऊपर चला जाएगा। सही। और क्या कर सकते हैं फ्लोट के अंदर, फ्लोट के अंदर हम लोग टॉप वगैरह कर सकते हैं। हाँ, टॉप टॉप किया तो कंटेंट नीचे आ गया, बॉटम करूंगा तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बॉटम करने से ही बॉटम इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। बस हम इमेज के अंदर वो ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं होती। आगे चल के हम मार्जिन वगैरह पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। छोटा सा नमूना मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। मैंने इसको वापस से लेफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये वाला सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद आपने स्पेस देना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने C++ पढ़ी होगी या जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, तो वो ये समझते हैं कि जो सेमी कॉलन है ना, वो लगाना ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सेमी कॉलन के बाद आपने काम करना है ऐसे। तो एक चीज़ होती है मार्जिन, मार्जिन हम अभी स्कूल में हम लगाते थे मार्जिन ना, कॉपी के ऊपर हम लोग इस तरह लाइन खींचते थे, जो हमारा मार्जिन होता था, यहाँ से फिर हम काम स्टार्ट करते थे। तो डेट्स वाई कि उसका मकसद क्या होता था कि स्पेस दे दो थोड़ी सी। ठीक है, तो मार्जिन के यहाँ पे भी वही मतलब है कि थोड़ी सी स्पेस दे दो। ठीक है, मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप देख सकते हो, चार चीज़ें वो पूछते हैं आपसे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट किया है तो मैं इसको मार्जिन राइट दूंगा, 10 px लिखूंगा, पिक्सल। यहाँ पे px वगैरह यूनिट्स होते हैं, ये लगाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दिया 10 पिक्सल राइट। क्या हुआ, हमें कुछ नज़र ही नहीं आया क्या हुआ इसके अंदर। देखो, समझो इस चीज़ को, ये एक पैराग्राफ के अंदर मैंने अपनी इमेज रखी है, इमेज को मैंने कहा कि मार्जिन राइट दे दो 10 पिक्सल। ठीक है, इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, पोजीशन कौन सी, लेफ्ट, मार्जिन राइट, इसका मतलब इमेज और मेरे कंटेंट के दरमियान जो गैप है ना, गैप, वो थोड़ा सा इस तरफ कर दो, राइट साइड पे पुश कर दो। 10 पिक्सल लगे हुए, अब आपको सही से अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वाजे नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे 100 करूंगा तो आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। देखो, 100 किया तो यहाँ से लेके, इमेज से लेके यहाँ तक, देखो गैप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारा जो कंटेंट है उसको और हमारी इमेज को। क्या ये मार्जिन हमारे कंटेंट जो पैराग्राफ लिखा हुआ है लॉरम वगैरह, वहाँ पे भी लग सकता है, वहाँ पे भी लग सकता है। मार्जिन हर जगह लग सकता है, जिस चीज़ को मार्जिन दो उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो मैंने इस वक्त मार्जिन राइट का कहा, मैं क्या कर सकता हूँ कि मार्जिन को मैं ऐसे कर देता हूँ कि मार्जिन टॉप, अभी ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे की जाने, ये देखो मार्जिन टॉप से मिला, लेकिन ये क्या हो गया, पिक्चर नीचे आ गई। तो मैंने पिक्चर को ही बोला है ना कि नीचे आ जाओ, मार्जिन कहाँ लगे, इमेज के ऊपर रील लगे है ना, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। अच्छा, क्या कर सकते हो, मार्जिन बॉटम कर सकते हो, 100 पिक्सल ऊपर चिपक जाओ, तो ये ऊपर चला गया। चिपका क्यों नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन मिलती है हमारी उसको, जो वेब पेज है उसको। हम इसको भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी नहीं, जब CSS पढ़ेंगे तब अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बस आप ये देख लो कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये मार्जिन वाला मामला मैं इसको वापस राइट कर देता हूँ और आप इसको यहाँ से 50 कर लो, थोड़ा सा मुनासिब है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इमेज को हम इधर उधर कैसे कर सकते हैं, फ्लोट के जरिए से। ठीक है, स्टाइल लगाओगे, फ्लोट लगाओगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हो। पुराना मेथड क्या था, अलाइन वाला। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, थोड़ा सा गैप, चीज़ों को इधर उधर कर सकते हो, उनके दरमियान आप गैप पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर यही हमारी इमेज का चैप्टर था, चैप्टर 5।
और उसके अंदर यही चीज़ें हैं। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि जो बुक है चैप्टर 5 इसको अच्छे से पढ़ लो। देखो जब तक पढ़ोगे नहीं ना ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, आप इसको भी देख लो कि एक इमेज को कैसे लगाना चाहिए, ये वो। कुछ आपको ऑनलाइन एडिटर्स भी उन्होंने रिकमेंड किए कि आप क्या करो, यहाँ से पिक्सल पिक्सल हाँ ये तो बहुत वो है स्प्लैश हब। ये काफ़ी ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं अभी भी, मतलब है कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। फॉर्मेट्स जो मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, जेपेग, पीएनजी, जेपीजी, उनके बारे में भी इन्होंने आपको तफसील से गाइड किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा लाजमी। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो हमारा था, कहाँ चला गया, ये रहा। तो चैप्टर 5 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तक जो हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, मैं ज़रा उनको हाईलाइट करूँगा। मैंने चैप्टर 1 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, बॉयलर प्लेट कैसे ओपन होता है, टैग्स वगैरह क्या होते हैं। चैप्टर 2 टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एचआर, बीआर वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इमेजेस हम लोगों ने आज कवर कर ली, इमेजेस भी हमें समझ में आ गई। लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़नी है, लिस्ट क्या होती है ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है। लिंक्स को हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट क्या होती है थोड़ी सी आज पढ़ेंगे, थोड़ी सी कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, 30 मिनट्स है। मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से इसको करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, लिस्ट का मैं फिर से कहूँगा, बुक की तरफ आ जाते हैं। लिस्ट कौन से 62 पे ना, तो क्या कर दूँ, 65 नीचे आ जाओ, तो आपका ये लिस्ट वाला चैप्टर शुरू हो गया। तो लिस्ट आपको ये बता रहा है कि नंबर लिस्ट होता है, बुलेट लिस्ट होता है और डेफिनेशन लिस्ट होती है। इसका मतलब है टोटल 3 टाइप्स की हमारे पास लिस्ट होती है, नंबर, बुलेट और डेफिनेशन लिस्ट। आज हम कौन सी वाली पढ़ेंगे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशन लिस्ट। बुलेट और नंबर लिस्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वो क्यों, डेफिनेशन लिस्ट इतनी यूज नहीं होती, ब्लॉग्स की वेबसाइट में यूज होती है, लेकिन ये जो दोनों है ना, नंबर और बुलेट वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज टाइम कम है, तो मैं कल वाली क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा एकदम, आपको चीज़ें आ जाएंगी फिंगर टिप्स पे। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से। ऑर्डर लिस्ट में मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्डर में चीज़ आ रही है, अनऑर्डर में मतलब कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, बस ऐसी रैंडमली। और डेफिनेशन लिस्ट क्या है कि सेट टर्म्स होता है, डेफिनेशन वगैरह, जिस तरह हमारी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन उसका फिर आंसर, डेफिनेशन आंसर मतलब हेडिंग और उसका पैराग्राफ, इस टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की जानिब। तो डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास ओपन हो गई। उसने कहा कि एक डीएल होता है, एक डीटी होता है और एक डीडी होता है। ये क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है टाइटल के नाम से, टाइटल। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, इमेज को मैंने ऐसे इस तरह होवर किया ना, मेरा माउस कर्सर इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। कभी कभार आपने ऐसी वेबसाइट में देखा होगा जहाँ पे आप होवर करते हो तो वहाँ पे कुछ टाइटल नीचे लिखा हुआ आ जाता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। टाइटल पे मैं ये क्या लिख सकता हूँ, ये टॉम एंड जेरी हैं, ये चीज़, ये आप देख सकते हो टाइटल। टाइटल पे फिर ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा मैंने, ये टॉम एंड जेरी है। तो इसका मतलब है जब भी मैं ऐसा करूंगा ना, ये तो ये आप देख सकते हो आ गया ना, ये टॉम एंड जेरी है। पहले नहीं आ रहा था, अभी मैंने हवर किया तो अभी ये आ रहा है कि ये टॉम एंड जेरी है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी यार विकिपीडिया में और इधर या कोई भी वेबसाइट में, ये चीज़ आपने देखी होगी कि वहाँ पे इस तरीके से हमें कुछ उसके बारे में डेफिनेशन दी जाती है, या आपने गूगल मीट के अंदर ही देखा होगा। यहाँ पे मैं अभी ये देखो, जैसे मैंने ये कैमरे के ऊपर इस तरह हवर किया तो मुझे कह रहे शेयर, शो मोर इन्फो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ से जल्दी से कर देता हूँ कमिट, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम
टाइम टाइम टाइम 10 मिनट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। देखिए, एक होता है हमारे पास DL। DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट बनाओ। एक एक कंटेनर टाइप का बनाओ। ठीक है, एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक हेडिंग होना चाहिए और एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। DL के अंदर क्या होना चाहिए? DH होना चाहिए। सॉरी सॉरी, DH नहीं, DT होना चाहिए, यानी टर्म, डेफिनेशन टर्म। तो DT मैंने लिखा। हाँ, इस तरीके से। और क्या होना चाहिए? एक DD होना चाहिए, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, DT के अंदर मैं क्या लिखूंगा? फिजिक्स। फिजिक्स, इस तरीके से। और DD के अंदर क्या लिखूंगा? उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। अब अगर आपको आती है फिजिक्स की डेफिनेशन तो आप देख सकते हो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the that deals क्या थी डेफिनेशन? विद the that deals with the matter एंड एनर्जी, ऐसा कुछ था ना डेफिनेशन, एनर्जी और इन देयर इंटरेक्शन। हाँ बस, अब जो भी है, तो अब तो कोई फायदा नहीं है ना फिजिक्स पढ़ने का, ऐसा। ठीक है, अभी हमें आउटपुट में कैसा दिखेगा? ये हमें ऐसा दिखेगा, ये देखो, फिजिक्स आ गया। और यहाँ से बिल्कुल जैसे हमारी कॉपी में होता है ना, गाइड में या बुक में, बिल्कुल वैसे हो गया ना। अच्छा, इसमें कोई खास बात? देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना H2, और वहाँ पे मैं अगर इस तरीके से फिजिक्स लिखता, यहाँ पे H2, और यहाँ पे अगर मैं लिखता ऐसे पैराग्राफ, और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी इसको मैं ऐसे करके लिखता, तो मैं आपको चीज़ फर्क बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने लिखा H2 और ये मैंने लिखा पैराग्राफ। अब आप देखोगे, देखो फर्क है ना दोनों में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब ये स्टार्ट से शुरू हुआ, मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट से शुरू हो, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे से हो। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर और उसके अंदर कितना फर्क है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए था कि थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए था, तो ज्यादा सूट होता, अच्छा लगता। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ पे क्या करो, हमने पढ़ा था ना बोल्ड, बी टैग, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इस बी टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो डेफिनेशन टर्म जो है, मेरी हेडिंग है, वो बोल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमने देखा कि बोल्ड हो चुकी है, बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ ये इटैलिक हो, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे, यहाँ पे आई लिखोगे, और जो भी आपका है यहाँ से यहाँ तक आप उसको कॉपी करो, यहाँ से हटाओ, इटैलिक में इसको पेस्ट करो, तो वो आपका इटैलिक हो जाएगा इस तरीके से। कितना प्यारा काम है ना। असाइनमेंट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? 6 मिनट है हमारे पास, वो जल्दी से पूछ सकते हैं। इमेजेस के बारे में कोई क्वेश्चन करनी हो, या फिर डेफिनेशन लिस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो। अभी हम लोग डेफिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट हमारे पास तीन होती है, अनऑर्डर, नंबर, अनऑर्डर, ऑर्डर। वो हम कल पढ़ेंगे, डेफिनेशन हमने आज पढ़ ली। कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी जल्दी से पूछे, वरना मैं फिर आपको एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट आपका ये है कि जैसे जैसे हाँ हाँ, नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं।
और कल की क्लास की आज का जो काम हुआ उसके प्रैक्टिस करेंगे, और जो असाइनमेंट अभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो असाइनमेंट आपने करना है। असाइनमेंट जो है वो आपने हर हाल में करना है, ठीक है। असाइनमेंट चेक होगा तो अगली क्लास शुरू करेंगे, अदरवाइज क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। और कल हमने लिस्ट पढ़नी है प्रॉपर, और उसके बाद लिंक्स हमें पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।